डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है कि फिर कौन डिसेबल्ड है। जब हम सोशल लाइफ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो वहाँ डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है कि हम किसको डिसेबल कह रहे हैं और किस वजह से कह रहे हैं। शफीक, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़? थैंक यू वेरी मच। मुनज़्ज़ा साहिबा की बात से मेरे ज़हन में एक बात आई कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है 48%, सही वाला पता नहीं कितना, लेकिन 48% कहा जाता है कि इतना है। तो ये जितने लोग पढ़ लिख नहीं रहे, तो ये सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल तो नहीं है, ये ब्लाइंड तो नहीं है, फिज़िकल डिसेबल तो नहीं है। असल में डिसेबल हमारे साथ ना एक और अलमिया भी है बड़ा मज़े का। मसलन यहाँ से आतिफ़ साहब अगर चलते हुए गुज़रें और ये केबल के साथ इनका पाँव अटक जाए और ये नीचे गिर जाएं, और वैसे ही एक दूसरा शख्स जो कि मसलन आप साहब अगर यहाँ से चलते हुए गुज़रें और आपका पाँव अटक जाए और गिर जाएं, दोनों एक ही स्टाइल में गिरें, दोनों के बारे में स्टोरीज़ दो बनेंगी। आतिफ़ साहब इसलिए गिरेंगे डिसेबल पर्सन हैं, आप इसलिए पढ़े वो ध्यान नहीं रहा। तो ये सॉफ्ट वाला जो रखा हुआ है ना सब ने अपने आप को वो क्या कहते हैं जस्टिफाई करने का, नहीं हम ठीक होते हैं, ये सारे ये ख़राब यही होती हैं। एक्सट्रीम्स जो नथी कर दी जाती है ना हमारे साथ, कि हम इसलिए नहीं पढ़ सके कि हमें अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिली। हो सकता है हम पढ़ना ही ना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। बस बहुत सारे ब्लाइंड लोग हैं जो तालीम नहीं हासिल करना चाहते। बहुत सारे साइटेड बच्चे हैं जो नहीं तालीम हासिल करना चाहते। उनका कैरेक्टर डिफरेंट है, उनकी अटेंशंस या उनकी एबिलिटी डिफरेंट है, वो डिफरेंट लाइफस्टाइल है, वो कुछ और ख़्वाब है उनके। जैसे भी हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, तो हमारी चॉइसेस के साथ हमारी डिसेबिलिटी को लिंक कर दिया जाता है। पिछले दिन मेरे अंकल को हार्ट अटैक हो गया, मैं पंजाब कार्डियोलॉजी में ले गया, तो पाकिस्तान के सबसे सीनियर जो डॉक्टर हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने कहा बेटा आप जल्दी से लेटे हैं, आपकी वो ईसीजी करनी। मैं यार होता आकर बंदे मेरी ईसीजी किस लिए करनी है, वो अंकल की करनी, तो आप व्हीलचेयर पे क्यों बैठे हुए हैं। अब मैं डॉक्टर को एक्सप्लेन करता, मैंने कहा आप प्लीज़ उन्हें अटेंड कीजिए, मैं वैसे ही बैठा हूँ शौकिया। तो बस हर लेवल के ऊपर, हर सतह के ऊपर अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस तरह के प्रोग्राम्स जो स्पेशली मीडिया को यूज़ करके, मीडियम को यूज़ करके, ये वो बातें हैं जो खुल के बातें करने वाली हैं, और ये कोई इतनी परेशान करने वाली बातें नहीं हैं। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कम्युनिटीज़ के दौरान। और ये किस लिए क्रिएट हुई हैं कि मैं उस बस में सवार नहीं हो सकता जिसमें आप सफ़र करते हैं। मुनज़्ज़ा साहिबा ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया था कि डिसेबल पर्सन को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता। रीज़न क्या, पीछे फ़िलासफ़ी क्या, बिहाइंड फ़िलासफ़ी क्या है। उसकी फ़िलासफ़ी जो मुझे समझ आती है ना, वो ये है कि जब मैं टोक्यो में होता हूँ या ओसाका में होता हूँ, तो मैं बराबर का इंसान होता हूँ। वहाँ पे टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ, पब्लिक ट्रेन में खुद ही ट्रैवल कर सकता हूँ, सिनेमा जा सकता हूँ, दोस्तों के साथ मिल सकता हूँ, हर जगह जा सकता हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे हर जगह जा सकता हूँ, बगैर किसी के कहे कि यार आया ज़रा वो जिंदा जनाजा बनाया हुआ है ना, हमें यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देते हैं, बैंक के सामने चले जाएँ तो वो सीढ़ियाँ उठा कहते हैं, सीढ़ियों से उठा के ऊपर रख देते हैं लगेज की तरह हमें। तो वहाँ पे हम इंसान होते हैं पूरे के पूरे, इसलिए कि हम फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और इस मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी मोबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये कि जिसने मुझे उठा के रखना है ना, उसको छींक आ गई तो मेरी उल्टबाजी लग जाएगी। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी मेरी किस्मत उसकी किस्मत के सर पे होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज हम रहमो करम पे हैं ना, डिपेंडेंट हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो जब मैडम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे लोग सारे, और लोग इंसानों को इंसान के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, बराबर इंसान के तौर पे, फिर ये सोचना शुरू कर देंगे कि अगर जिस रास्ते से आप गुजर सकते हैं दूसरा शख्स क्यों नहीं गुजर सकता। जो किताब आपने आंखों के लिए बनाई है, बगैर आंखों के किस तरह पढ़ी जा सकती है, फिर ये सोच पैदा हो जाती है, साइन लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और अक्सर यहाँ पे कहा जाता है चलें ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सन उनका मसला तो साइड पे कर दें, अक्सर ये लफ्ज़ बोला जाता है। ये तौहीन है सब लोगों की, हम सब की इंसल्ट है। दुनिया में कौन सा मेयार है जिसे जहानत का मेयार, IQ लेवल और ये टेस्ट वगैरह ये जो रखे हुए हैं आपने, ये किन लोगों ने रखे हुए हैं? ये सरमायादार लोगों ने रखे हुए हैं भाई, जो वैसे ही मरते हैं जैसे सब लोग मरते हैं, वैसे ही पैदा होते हैं जैसे सारे दुनिया में आते हैं। तो सिर्फ
सरमायादार लोगों को या इंटेलेक्चुअल किस्म के लोगों की बिजनेस क्रिएट करने के लिए या इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए अगर आप कुछ इंसानों को लेस इंटेलिजेंट कह के साइड पे कर दें या वो आपकी तरह हंस नहीं सकते या आप भी तो उसकी तरह उनकी तरह नहीं हंस सकते ना। आपके लिए सारे अगर हम लोग इन्हें मेंटल कहते हैं तो हम सब भी मेंटल हैं उनके लिए ना, हम भी तो उनकी तरह नहीं है। तो ये चीज़ें हैं एक्सेप्टेंस की। मेरे ख्याल में मैडम जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना, बराबर इक्वल एक्सेप्टेंस, ये जो क्लासिफिकेशन ये बात की बातें हैं सारी, ये बात की बातें हैं जो कि सर्विस ओरिएंटेड होती हैं। सर्विसेज के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है कि इस तरह के लोगों को क्या सर्विसेज चाहिए। ये मेरे ख्याल में फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन अ डिसेबल इन्वायरमेंट इज़ अ डिसेबल पर्सन। मेरे लिहाज से या मेरे नुक्ता नज़र से ये डेफिनेशन इस तरह की कोई होनी चाहिए जिसमें इंसान को हिट ना किया जाए, बल्कि वो सर्कमस्टांसिस जो जिसमें इन्वायरमेंट में वो मुक़य्यद है, जिन हालात में वो कैद है, उन हालात को जो है वो डिस्कस किया जाए, जो कि ज़्यादा बेहतर हो। सॉरी, ज़्यादा टाइम ले लिया, सॉरी। बहुत शुक्रिया, बहुत गहरी इंसाइट है। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफ़िल आ जाए। महफ़िल के अख्ताम का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है उनमें से एक दो लोगों के कमेंट्स में ले सकूं। उमर इज़ ए डिसेबल एडवोकेट और काफ़ी फेमस है अपनी डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर फाइट करने में, और मैं उमर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो सवाल करना चाह रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है इस डिसेबिलिटी के हवाले से कि आज हमने जितनी भी डिस्कशन की है डिफाइनिंग डिसेबिलिटी पे, हमने ये तो देख लिया कि डिसेबिलिटी क्या है, क्या होती है, और कौन कौन से इसमें बैरियर्स हैं डिसेबिलिटी को जो कि फेस करते हैं, हम लोग सब फेस करते हैं सवाल से। तो सवाल ये है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। पहली चीज़ तो हमने ये देखी कि डिसेबल पर्सन्स कुछ नहीं होते, सब बराबर होते हैं। फिर हमने ये देखा कि जनाब जो डिसेबिलिटी है ये मुख्तलिफ तरह से होती है और इनकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सब कुछ हमने ये सीखा। फिर एक स्टार्ट में ये चीज़ आई थी कि इट्स ओनली ड्यू टू इन्वायरमेंटल। शफीक साहब ने भी एंड में यही चीज़ बताई कि इन्वायरमेंट जो है हमें डिसेबल बनाता है। तो यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल बैरियर। ये मैं आप सबसे पहले ये सवाल करूँगा, उसके बाद फिर एक सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा इस हवाले से जो UNCRPD है इस हवाले से। तो काइंडली मुझे पहले थोड़ी सी डिस्कशन इस पर हो कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपके सवाल के जवाब से पहले मैं अब्दुल्ला से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो सवाल या कमेंट देना चाह रहे थे। सवाल तो नहीं है, एक कमेंट है। बेसिकली किसी चीज़ की डेफिनेशन होना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की गलत डेफिनेशन होना ये बुरी चीज़ है। तो जैसे आतिफ साहब ने कहा था कि पॉसिबली इस फोरम का नाम रीडिफाइनिंग डिसेबिलिटी होना चाहिए था। जैसे कि सारे एक्सपर्ट्स आप लोगों ने बात की, डिफरेंट बैरियर्स हैं, डिफरेंट वो हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे शफीक साहब की बात को मैं आगे ले जाऊँगा कि ये डिसेबिलिटी रिलेटिव टर्म है, जिस तरह ब्यूटी एक रिलेटिव टर्म है, जिस तरह इवन खुदा का कॉन्सेप्ट एक रिलेटिव टर्म है, और इस तरह के जो वाइड रेंजिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं एक सवाल पूछूंगा कि हमें से कितने लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं? कोई भी नहीं। तो इस लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में हम सारे डिसेबल्ड हैं। या जैसे एक और एग्जांपल, उससे एक आसान एग्जांपल लेते हैं कि हमें से कितने लोग इस तरह के टेबल बना सकते हैं? कोई भी नहीं। तो उस कारपेंट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम सारे डिसेबल्ड हैं। या हमें से कितने लोग 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सकते हैं? हार्डली 1 या 2 या शायद कोई भी नहीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम डिसेबल्ड हैं। तो अगर डेफिनेशन आपकी इंक्लूसिव होगी, जितनी ज़्यादा इंक्लूसिव होगी वो बेहतरी की तरफ ले जाएगी। अगर वो एक्सक्लूसिव होगी, जैसे कि हमारी पुरानी डेफिनेशन 1-2 आप लोगों ने शेयर की, तो वो उसी चीज़ को खराबी की तरफ ले जाएगी। थैंक यू अब्दुल्ला। ये यूनेस्को से डॉक्टर कामरानी साहब। थैंक यू आतिफ, बहुत अच्छी डेफिनेशंस रीडिफाइन किया गया डिसेबिलिटी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज यहाँ पर सुनकर। थोड़ी सी लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ, उसमें कोई सवाल नहीं है, कोई कमेंट भी नहीं है, लाउड थिंकिंग है।
एक्चुअली जो मेरे ख्याल से या जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, जो काम किया है और जो देखा है, डिसेबिलिटी को हम 2-3 हवालों से, मेडिकल और नॉन मेडिकल हवालों से करते हैं। और उसमें एक टर्म हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं सोशल डिसेबिलिटी। हर डिसेबिलिटी के साथ ये सोशल डिसेबिलिटी अटैच्ड होती है, चाहे वो मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो। जिस तरह से रवैयों की सबने बात की कि जो हम में से स्लो लर्नर हैं, जो ख़वातीन हैं, वो भी अपने सोशल रवैयों की वजह से हमारे यहाँ वो डिसेबल की कैटेगरी में आ सकते हैं ये सारे। आपने शरीफ बात की कि आप टोक्यो में बड़ा फ्रीली मूव करते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते। यहीं पर बैठकर आप किसी भी ऐसे डिसेबल पर्सन का सोचिए जो आपके इर्द गिर्द हो, जो किसी छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहता हो, वो चाहे रियली इम्पेयर्ड हो, चाहे फिजिकली डिसेबल हो या कुछ भी हो, और आप अपने घर का सोचें। आप अपने घर का नहीं, लेकिन जो सो कॉल्ड हम लोग हैं, जो फिजिकली जिनके यहाँ कोई डिसेबल नहीं है, मेरा घर जो शायद मैंने लाखों में बनाया होगा, वहाँ पर शायद आपके आने की मेरे ड्राइंग रूम में सहूलत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो शख्स जिसका घर शायद हज़ारों में बना हुआ होगा, या शायद उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो फिजिकल डिसेबल है उनके ख़ानदान में, तो वहाँ पर वो आराम से आ जा सकता है। मसला ये है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में, जहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता हम छुपा कर रखते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बच्चा थोड़ा सा मेंटली स्लो लर्नर है ना, उसको वो घर से बाहर नहीं निकालते। घर में कहता हूँ आप ये क्या करते हो, अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो, इस बच्चे के साथ भी जुल्म कर रहे हो। उसको हर वक्त कमरे में बंद रखते हैं, कोई आता है तो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हैं, मेहमान आते हैं। व्हाट इज दिस? ये हमारे रवैये होते हैं। इसका हल क्या है? हल ये है कि हम लोगों में ऐसे लोगों को, आप जैसे लोग उनको वहाँ पर मूव करना और उनको दूसरे लोगों के बराबर हम ट्रीट करना, लोगों को सिखाएं। और ये कैसे सिखाया जा सकता है? इसका तरीका ये है कि हम बचपन से, इब्तदाई बचपन से उन सबको मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर स्कूल में अगर आप सारे बच्चे, एक गांव में अगर कोई 2 बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, 3 बच्चे फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, पोलियो की वजह से, किसी वजह से, वो अगर नॉर्मल स्कूल में आने जाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि वो जो बच्चों की पोत है, वो जब बड़ी होगी तो उनके लिए वो एलियन नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह से उन स्कूल के बच्चों के ख़ानदानों के लिए, क्योंकि वो आते जाते रहेंगे, उनके बच्चे बात करते रहेंगे, तो उन ख़ानदानों के लिए वो एलियन नहीं होंगे। तो एजुकेशन के हवाले से अगर जिसको हम पाकिस्तान में भी इंक्लूसिव एजुकेशन, एक तो होता है आपका बैरियर फ्री आप बनाओ, बैरियर फ्री आराम से बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है। उसके लिए कोई आपको, जिस तरह से वो घर बैरियर फ्री बन गया ना लो कॉस्ट में, इसी तरह से पूरी बिल्डिंगें भी बैरियर फ्री बन सकती हैं। कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये आपकी इंक्लूसिवनेस की तरफ। जी, थैंक यू कामरान साहब। गुलनाज वुड लाइक टू ऐड समथिंग। जी, थोड़ा सा बस शेयर करना चाहूँगी कि जैसे शफीक साहब ने भी बार बताया उन्होंने कि एक्सेप्टेंस का है। हमारा असल में एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिसीज़ ही डिसेबल है इस हवाले से। यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटी के सेगमेंट हैं जिनको एक्सेप्टेंस मिलती है। आप ख़वातीन की बात करें, आप ख्वाजा सराओं की बात करें, आप डिसेबल लोगों की बात करें, उनको हम लोग कॉर्नर लगा देते हैं। हम उनको मांगने पे, जैसे पीरजादा साहब कह रहे थे कि हम डिस्करेज करें, हम किस को डिस्करेज करेंगे? डिसेबल्स जो मांगकर होते हैं वो कुदरती डिसेबल नहीं होते, उनको बनाकर भी वहाँ बिठा दिया जाता है, क्योंकि हम गुर्बत के ऐसे माहौल में बैठे हैं जहाँ पर ये करना है। ख्वाजा सराय उनके लिए और कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग आपस में उनको मिलने ही नहीं देते।
तो हम सबको ये बहुत अच्छा एक तरीक़ेकार है। जो डिफाइनिंग की आप बात करें वो तो मेरा ख्याल है कि करते रहना चाहिए, कंटिन्यूस एक प्रोसेस होना चाहिए हर वक्त की ज़रूरत के मुताबिक। इसके अलावा ये है कि एडवोकेसी ज़रूर हमें करनी चाहिए, हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिस तरह अब हमने ये करना शुरू किया है कि जब हम जॉब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है कि वुमेन आर एनकरेज्ड टू एम्प्लॉय, इस तरह से हमें डिसेबल लोगों को के लिए भी एक्सेप्टेंस बनानी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, उसको एक क्रॉस कटिंग के तौर पे ले आना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ के लिए एडवोकेसी करनी चाहिए कि उनकी एक्सेप्टेंस। थैंक यू। अब वक्त क्योंकि बहुत मुख्तसर है हमारे पास, अब हम अपने इख्तिताम की तरफ हैं, तो मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन कमेंट्स और क्वेश्चंस के बारे में मुख्तसरन अगर अपना फीडबैक देना चाहें। जवाद साहब शुरू करें। जी, सबसे पहले मैं उमर साहब के सवाल का जवाब दूंगा। वो अभी उनका सवाल जो था वो रहता था। मेरे ख्याल में जो बैरियर क्रिएट करती है वो सोसाइटी है। सोसाइटी जो है ना जी, सोसाइटी जो है वो बैरियर क्रिएट करती है। तो आपका जो पहला सवाल था, दूसरा सवाल मुझे नहीं पता, वो UNCRPD से सिलसिले में आपने करना था। हाँ जी, तो दूसरा सवाल ये है कि UNCRPD जब से रेटिफाई हुआ पाकिस्तान में, जी जी उसके बाद से एक खबर आई जस्ट के UNCRPD पाकिस्तान ने रेटिफाई कर दिया हुआ, पाकिस्तान 101 मुल्क बन चुका है। जी जी उसके बाद से इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? हाँ, ये सवाल काफ़ी लंबा है, तो कभी आप मेरे पास आ जाएं। हाँ जी, तो उसमें जो सबसे बड़ा हमने किया है ना वो ये किया है कि हमने एक सेक्शन डेवलप किया है पूरे का पूरा, क्योंकि ये जब रेटिफाई हुआ ना तो हम लोग कुछ कन्फ्यूजन की स्टेट में थे। कन्फ्यूजन की स्टेट में इस तरह कि हम लोग 18th अमेंडमेंट से गुजर रहे थे, डेवोल्यूशन हो गया था। तो हमारा जो सेटअप था, हमें ये कहा जा रहा था कि जी आपने सिर्फ इस्लामाबाद को डील करना है, तो आप जितने भी प्रोविंसेस थे वो सारे अलग हो गए थे। अच्छा, अब उन्होंने कुछ हमें उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ये मिली कि जी EAD करेगा इसको। तो अब हमने ये सोचा कि अगर हम करेंगे, EAD करेगा तो कौन करेगा, वो एक बड़ा अजीब सी वेग सी। बहरहाल वो सारी की सारी सिचुएशन अब ऑलमोस्ट वो डस्ट जो है वो सेटल हो चुकी है। हमने उसके लिए पूरा का पूरा अपना सेक्रेटरीट बनाया है, उसमें 17 ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो किए हैं। पिछले 2 महीने से अब काम शुरू हो गया है उसके ऊपर, और बड़ा ट्रू स्पिरिट में उस पर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आप विदिन 1 मंथ आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक हमने प्लानिंग उसकी कर ली है कंप्लीट, सिचुएशन एनालिसिस उसका कंप्लीट हो चुका है। तो आगे उसकी सेग्रीगेशन भी हमने कर ली है कि कौन से कहाँ कहाँ क्या क्या करना है हमने। तो वो इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ आप देखेंगे कि उसमें फर्दर हम असल में बिलीव करते हैं कुछ करने पे, एक्शन पे। ये ख़बरें जो होती हैं ना, ये मोस्टली ख़बरें ही होती हैं। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा थोड़े दिनों के बाद। थैंक यू। पंजाब में इस हवाले से जो है एक एक्ट जो है, आपको थोड़ी सी अपडेट्स बताता चलूँ इस हवाले से जी जी, कि एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 जो है इस वक्त अमेंड हो चुका है पंजाब में या यहाँ पर? पंजाब में। तो क्योंकि जब से 18th अमेंडमेंट आई है, क्योंकि सूबों को इख्तियारात दे दिए गए थे और वहाँ पर एक बिल पेश करवा के इसको अमेंड, जो नीड ऑफ द और है उसके मुताबिक इसको अमेंड करवा दिया गया है। और ये 25 दिसंबर 2011 को है। इसका नाम इस वक्त जो है एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2011 रख दिया। एक जस्ट छोटी सी अपडेट। जी, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने कमेंट्स जो हैं वो डेफिनेशन तक महदूद रखूँगी, और उसमें मेरा अपना ज़ाती नज़रिया यही है कि जो डेफिनेशन की ज़रूरत है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्विसेज प्रोविज़न के कॉन्टेक्स्ट में और एलोकेशन, रिसोर्सेज के एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा उसे हमें अपनी सोसाइटी में अप्लाई करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जिन जगहों पे इन डेफिनेशंस की ज़रूरत है वहाँ पे हमने उनको कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये जो हमारा मरदमशुमारी होने जा रही है, सेंसस होने जा रही है, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो भी बहुत वेग क्वेश्चन है। वो ये है कि क्या आपके ख़ानदान में कोई डिसेबल फ़र्द है तो उसे क्या डिसेबिलिटी है। आप इससे क्या जानने की कोशिश करें, ना आप उसमें जेंडर सेग्रीगेशन कर रहे हैं और आप उस फ़र्द पे ये फ़ैसला छोड़ रहे हैं कि वो डिसाइड करके बताए कि आपके ख़ानदान में अगर कोई डिसेबल है तो उसकी क्या डिसेबिलिटी है। क्या आप ये समझते हैं कि वो फ़र्द इस चीज़ का फ़ैसला कर सकता है या उसका तयन कर सकता है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमें सेग्रीगेशंस की और डेफिनेशंस की ज़रूरत है वहाँ पे हम अप्लाई नहीं करें और अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है हम वहाँ पे इस चक्कर में पड़े हुए हैं जिसकी हरगिज़ ज़रूरत नहीं है।
था। मैं पीरज़ादा साहब से शुरू। थैंक यू वेरी मच आतिफ साहब। मैं अपने लास्ट कमेंट में सबसे पहले डेफिनेशन के हवाले से कहना चाहूँगा कि ये मेरी राय है कि जो डेफिनेशंस मौजूद हैं दुनिया में इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं, क्या हमने पूरी तरह उनको इम्प्लीमेंट कर लिया है, और उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम रीडिफाइनिंग की तरफ जाएं, और अगर हमें नहीं आ रही तो पहले हम उन्हें तो पूरा कर लें। एक तो ये बात। दूसरा जो मुझे तासुर मिला कि हमने ज़्यादातर सोसाइटी को इस हवाले से ब्लेम किया कि उसमें डिसेबिलिटी मौजूद है। मैं भी किसी हद तक इस बात पर यकीन रखता हूँ, लेकिन सोसाइटीज़ दो तरह की मौजूद होती हैं, एक रिच और एक पुअर। रिच और पुअर मैं दौलत या वेल्थ के अतबार से नहीं, अवेयरनेस के अतबार से कह रहा हूँ। जहाँ जो अवेयरनेस के अतबार से रिच सोसाइटी होती है वहाँ तमाम इंसानों को कम रिएक्शन का सामना होता है डिसेबल लोगों के साथ साथ, और इसी तरह जो पुअर सोसाइटीज़ होती हैं अवेयरनेस के अतबार से वहाँ तमाम लोग मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, रवैयों का। डिसेबल लोग भी उसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी अवेयरनेस के अतबार से बहुत पीछे है। अगर एक आदमी डिसेबल आदमी को देखकर कुछ तंज करता है या कुछ ऐसा रवैया अख्तियार करता है तो वो एक नॉर्मल या नॉन डिसेबल आदमी के साथ भी वैसा ही करता है। लास्ट में मैं किंग मार्टिन लूथर, एक बहुत बड़ा इंसान गुजरा है जिसे मैं बहुत आइडियलाइज़ भी करता हूँ, उसकी बातों को, उसकी फ़िलासफ़ी को। उसका एक कॉल आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। उसने कहा था कि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, उसने समंदरों में मछलियों के साथ तैरना सीख लिया, उसने फ़िज़ाओं में परिंदों के साथ उड़ना सीख लिया, लेकिन अफसोस इंसानों के साथ रहना नहीं सीखा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। शफीक साहब। सर थैंक यू वेरी मच। उमर भाई, उमर साहब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि लीगल एड कमेटी है, उसके चेयरमैन है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, और डिसेबिलिटी पे डिसेबल लॉयर्स जो हैं उनका ग्रुप है बहुत बड़ा इनका। रिसेंटली इनकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है इस हवाले से। आपने पूछा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है ये सोसाइटी में, जो ये बुराई है, क्यों नहीं अच्छे तरीके से डिसेबल पर्सन को एक्सेप्ट किया जा सका। आपको सुन के शायद ये हैरत हो, शायद आप एग्री ना करें, 99% इसमें कसूर डिसेबल पर्सनस का, क्योंकि मेन लोग यही थे जिन्होंने अवेयरनेस देनी थी सोसाइटी को। यही वो लोग थे जिन्होंने, जो कि मेन स्टेक होल्डर हैं। ख़वातीन के हुकूक़ की बात ख़वातीन कर रही हैं, मर्दों के हुकूक़ की बात मर्द हजरात, मज़दूरों के हुकूक़ की बात मज़दूर कर रहे हैं, डिसेबल पर्सन के हुकूक़ की बात डिसेबल पर्सन क्यों नहीं कर रहे? और अच्छे लेवल पे इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहरहाल ये रहने दें, लेकिन कसूरवार डिसेबल पर्सनस हैं, क्योंकि हमने अवेयरनेस देनी थी। आप अगर डिसेबल पर्सन है, आपका मेरा एक नेचुरल लिंक है, नदीम साहब बैठे हैं, आपका मेरा एक नेचुरल रिश्ता है। वो रिश्ता मेरे अपने वाले साहब का के साथ भी नहीं है और इनके वाले साहब के साथ भी नहीं, ना हमारी औलाद के साथ होगा। ये डिसेबिलिटी का एक रिश्ता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। ये जो डिसेबिलिटी के रिश्तेदार लोग हैं ना सारे, इनको अवेयरनेस देनी चाहिए थी सोसाइटी को, और अपने डिसेबिलिटी प्राइड के साथ, बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स में आके स्टोरी बना ले हम बड़े सेंसिटिव होते हैं। ये यूनिवर्सिटी के ज़माने में अक्सर हमारे जो डिसेबल दोस्त होते थे, मैडम वो वैसे ही ज़रा फ्रेंडशिप करने के लिए ना लड़कियों के साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए, आतिफ साहब आप भी इस मरहले से गुजरे हैं मेरे ख्याल में मुस्कुरा रहे हैं आप, तो अक्सर इस तरह की कहानियाँ बनाई होती। तुम्हें नहीं पता मैं बड़ा, तुम्हें नहीं पता सही। ये जो सिचुएशन है ना, ये सोसाइटी में अपने आप को पिटी के साथ प्रेजेंट करना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो हम हैं उसको बताना ज़रूरी है, अपनी जो डिफरेंट लाइफस्टाइल है वो बताना ज़रूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो वालिदैन का वो नहीं, मेरे वालिद साहब को भी व्हीलचेयर पे नहीं बैठे, वो व्हीलचेयर चला ही नहीं सकते, राइट। बस ये ज़रूरी है, डिसेबल पर्सन ही कसूरवार हैं सारी इस सारी 1% और लोग भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, गुस्से होंगे वो। थैंक यू। बात चल निकली है, बहुत दूर तक जाएगी। डिसेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन, उसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कशन, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बातचीत कि हमारा माशरा उसे कैसे दिखता है, हुकूमत पॉलिसी मेकर उसे कैसे देखते हैं, डिसेबल पर्सन ख़ुद उसे कैसे देखते हैं, तो फिर कमी कहाँ है? क्यों माजूर अफराद पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं?
क्यों वो अनकाउंटेड पॉपुलेशन है, क्यों अनसीन अनहर्ड पॉपुलेशन है, जिसकी ना कहीं आवाज़ है, ना पार्लियामेंट में कहीं नुमाइंदगी है, ना वो कहीं नज़र आते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्या डेफिनेशन में कमी है, या जैसे पीरज़ादा साहब ने कहा कि पहली डेफिनेशन को हमने समझने में कमी की है, या हमें कोई नई डेफिनेशन चाहिए अपने माहौल के मुताबिक, अपने मुल्क के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। ये एक ऐसी डिस्कशन है जो कि एक नशिस्त में या एक महफिल में या एक जगह बैठकर ख़त्म नहीं हो सकती, या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। ये एक स्टार्ट है इन डायलॉग्स का, और उम्मीद है कि डायलॉग्स का इस सिलसिला चलेगा, और ये हम ऐसी पॉलिसी की तश्कील या ऐसे लॉ, ऐसे कानून को वज़ा करने में कामयाब हो जाएंगे जो तमाम इंसानों को बराबर रखेगा, एक नज़र से देखेगा, और ऐसा मुआशरा तश्कील पाएगा जिसमें तमाम अफराद को हर सहूलियत तक रसाई हासिल होगी। मैं इसको क्लोजिंग करने से पहले ज़रीफ़ सदीकी साहब जो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर हैं, जो इसको चेयर कर रहे थे सेशन को, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने रिमार्क्स हमें इस डायलॉग के बारे में। शुक्रिया आतिफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले मैं आपका स्टेप का और शफ़ीकुर रहमान की जो ऑर्गेनाइजेशन माइलस्टोन का और आप सब का पैनलिस्ट का मशकूर हूँ कि आपने हमें और तमाम NGOs के जो एक्सपर्ट्स हैं और मुख्तलिफ़ शहरों से ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए जो लोग हैं, उन्हें एक बहुत अच्छे मकसद के लिए बैठने का मौका दिया, और ये एक बड़ी अच्छी इब्तिदा है। और मुझे उम्मीद यही है कि अब चूँकि हम बैठ गए हैं तो हम जल्दी मतलब इस पे कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, और हम अब अगर हम महसूस करते हैं कि इसको रीडिफ़ाइन करने की ज़रूरत है तो इसको रीडिफ़ाइन करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इसी वजह से हमारे जो बेसिकली ये रवैयों की जंग है, अगर रवैये चेंज हो जाएंगे तो मेरा ख़्याल है एक डिस्पैरिटी जो है हम में है ये ख़त्म हो जाएगी। बहुत से ऐसे मतलब मिसालें हमने पढ़ी हैं, जैसे पिछले दिनों जावेद चौधरी के कॉलम में स्टीफ़न हॉकिंग का आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो स्टीफ़न हॉकिंग की था जो जिसने एक पलक की मूवमेंट से उसने बड़े बड़े जनाब किए, मसाइल हल किए, और हमारे लिए, हम लोगों के लिए उसने बड़ी बड़ी रिसर्च करवाई, और उसकी बीवी ने जो उसको उसके पलक से पढ़ के उसने आपको क्या क्या दिए। ऐसे ही एक जावेद चौधरी ने लिखा था कि उसको एक रिसर्च के बंदे की ज़रूरत थी, उसने अखबार में इश्तिहार दिया, तो कई लोग आए, एक विजुअली हैंडीकैप्ड अपना लैपटॉप उठा के आ गए। उसने पूछा कि भाई मुझे तो रिसर्च के लिए बंदा चाहिए, अब आप इस सिलसिले में क्या करेंगे, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई असाइनमेंट दें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसने कोई मुश्किल सी कोई असाइनमेंट दे दी, उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप पे मेरा ख्याल है इतनी जल्दी उनको रिज़ल्ट दे दिया जितनी जल्दी मेरा ख्याल है हम नॉर्मल लोग उनको रिज़ल्ट नहीं दे सकते थे। तो बेसिकली जो है हमें ज़रूरत है कि हम रवैये चेंज करें, एक दूसरे में जो इख्तलाफात जो हैं एक पॉजिटिव साइन हो जिसकी वजह से हम बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि जब हम इकट्ठे बैठेंगे तो बहुत जल्दी इन मसाइल का हल भी निकालेंगे। इसी सिलसिले में जैसे नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर का इदारा है हमारा, ये आपको मुस्तकबिल में भी ऐसे मौक़े मुहैया करेगा कि हम सब इकट्ठे बैठें और इन मसाइल का हल निकालें। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये डायलॉग का इनेकाद किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं पाकिस्तान जी प्लीज़। Not standardized like other South Asian countries. So how we can overcome these policy gaps? And as related to actions, we are only जी ये आपका क्वेश्चन एक काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है, लेकिन इट नीड्स अनदर डिबेट और डायलॉग। तो इसको आप चाय के टाइम में डायरेक्टर जनरल साहब और डायरेक्टर साहब बैठे हैं, तमाम लोग आप डिस्कस कर सकते हैं।
आप जी बहुत शुक्रिया। एक यूनाइटेड नेशन की एक डिस्कशन में डिसेबिलिटी पे बात हो रही थी कुछ अर्से पहले, जब सैलाब आया पाकिस्तान में 2010 में, तो यूनाइटेड नेशन UN वुमेन की हेड ने उस डिस्कशन को स्टॉप करके कहा ये सब बातें जो आप बता रहे हैं ये कागज़ों में लिखी हुई हैं, आपको ऐसी बात बताएं कि हम इस पर अमल करने पे तैयार हो जाएं। एग्जैक्टली ये सिचुएशन है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छी हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और उसको प्रैक्टिकल बनाने की बात करने के लिए इस किस्म के डायलॉग्स की ज़रूरत है। मैं आखिर में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियंस और स्टूडेंट का इनिशिएटिव है जिन्होंने इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज़ करने में स्टेप को फैसिलिटेट किया, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और साइट सेवर्स पाकिस्तान ऑफिस जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, इस डायलॉग को, इस फर्स्ट एवर डायलॉग जो डिसेबिलिटी पे है। और इसी के साथ साथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ख़ास तौर पर नेशनल लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर जिसमें हमने डायलॉग इनकाद करवाया, और इनकी हमें एक पेशकश है, ऑफ़र है कि हम इस तरह की सीरीज़ ऑफ डायलॉग इस सेंटर में करवा सकते हैं, और जो भी इश्यूज डिसेबिलिटी से रिलेटेड डायलॉग के ज़रिए हम जिनका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, दिस वुड बी अ सेंट्रल पॉइंट फॉर ऑल काइंड ऑफ डायलॉग। मैं इन तमाम पैनलिस्ट, पार्टनर्स और तो उस टीम का जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प की, उसके साथ साथ उन तमाम मेहमानों का जो बहुत दूर से अपना वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए और इस इशू पे हमें डिस्कस करने में हमारा साथ दिया, उन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करूँगा। और इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि रिवायतन एक कप चाय पी के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।